पठार विश्व के सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं और टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर में 1/3 कवर करते हैं। 1/3 भाग ये पठार घेर रखे हैं। पठार फ्लैट टॉप्ड रीजन होते हैं। अभी हम लोगों ने माउंटेन खत्म किया है ना, तो आफ्टर द माउंटेन्स these are the second highest orographic feature which generally connect the plain region through the mountainous region। ये देखो, या फिर दो पठारों को, दो स्थलाकृतियों को आपस में जोड़ने का भी ये काम करते हैं और अकेले भी रह सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंधन नहीं है। यही है पठार। लाभ क्या हो सकता है इनका, थोड़ा कॉमन सेंस। पठारों पर लिखने के लिए भी मेंस में आता है पठारों के लाभ क्या क्या हैं, है ना। तो उसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, दीपक निमेश बताइए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द प्लेट्यू, जियोग्राफिकल एडवांटेजेस एंड इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेज तो ये है पठारों का कि यहाँ पर खनिज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो खेती अच्छी होती है, फसलें अच्छी वीडियो होती ऑन है, कर लो यार, कम से कम बायोडायवर्सिटी। दिखाई तो दो, अकेले बोर होता रहता हूँ मैं। अच्छा सर, बिल्कुल सर। बायोडायवर्सिटी, खनिज पदार्थों की। एक बात आपने बोला, रिच इन बायोडायवर्सिटी, जैव एक्सकेवेशन करके और उनको उपयोग किया जा सकता है, खेती हो गई। दूसरा क्या बताया आपने, खनिज उत्पादों क्या दिखता। बहुत बढ़िया। प्लेट्यूज आर द मेजर सोर्स ऑफ द मिनरल्स, खनिज संसाधन। बहुत बढ़िया। तीसरा, कृषि में उपयोग हो सकता है। कैसे? खनिज संसाधन के लिए होते हैं डोम शेप्ड प्लेट्यू, टापू आकार के पठार, है ना। अभी सब हम देखेंगे क्या होते हैं। और एग्रीकल्चर के लिए होते हैं लोइस प्लेट्यू, जैसे चाइना में है लोइस, हवा के द्वारा डिपोजिशन से बनते हैं लोइस पठार। और ज्वालामुखी पठार, रेगुर सॉइल पाई जाती है। ज्वालामुखी पठार, रेगुर मृदा, है ना, रेगुर, जिसे काटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ये कपास उत्पादन के लिए, कैश क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, शुगर केन, पोटैटो, सनफ्लावर, ऑयली सीड्स, इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कॉफी कल्टीवेशन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए, जैसे कर्नाटका देखिए अव्वल है ना। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेगुर सॉइल डिपॉजिटेड बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, लेयर्ड बाई लेयर उसमें जमता चला जाता है ज्वालामुखी, है ना। अगर उसमें पानी की मात्रा अधिक है सिलिका की तुलना में, तो फ्लूवियल होता है लावा, विस्कोसिटी कम होती है, बहाव ज्यादा होता है, थिकी नहीं होता है बहुत जगह की एक ही जगह रुक गया, पानी ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 60% वाटर हैकर है, तो वो लावा क्या होगा, फ्लूवियल होगा, प्रवाह करेगा, दूर तक जाएगा, है ना, और फिर धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया एंड लॉरेंशियन प्लेटू ऑफ द कनाडा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वोल्केनिक प्लेटू। और क्या लाभ है भाई? अच्छा, आपने बहुत बता लिया दीपक जी, अभी दूसरे दिनेश जी आप बताइए और क्या हो सकता है फायदा। वेरी गुड दीपक। हाँ दिनेश जी, कुछ आइडिया लगाइए कि पठारों का और क्या लाभ हो सकता है। सर पशुओं को लाभ हो सकता है उससे। कैसे? खूंटा गाड़ के बांधने में आएगा मजा क्या? कैसे? फिर उनके चारे की व्यवस्था हो सकती है। अच्छा हाँ, आप दिमाग दूर का लगा रहे हैं, थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। बता आप सही रहें, लेकिन थोड़ा सा इसको कनेक्ट करिए। प्लेट्यूज आल्सो सपोर्ट द एनिमल हस्बेंड्री, हाउ? आइडिया नहीं है सर। अरे आइडिया है आपके दिमाग में, तभी आप बोल रहे हैं।
शायद निकल नहीं पा रहा। उस तरह सुनने में लगता है हास्यास्पद, लेकिन ये दूर तक कनेक्ट हो रहा है। हाँ जी 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 जी। कैसे? हमने देखा जो पीडमॉन्ट प्लेट्यू होते हैं, गिरपदी पठार फॉर एग्जाम्पल, पैटागोनियन प्लेट्यू ऑफ अर्जेंटीना, है ना, अर्जेंटीना का पेटागोनिया का पठार है एंडीज, और पेटागोनिया का पठार यहाँ क्या है, घास भूमि, है ना। ऐसे उधर ग्रेट बेसिन और कोलोराडो का पठार अमेरिका, उधर भी घास भूमि, इधर पंपास उधर प्रेयरी, है ना। तो ये क्या है, पशुपालन के लिए बहुत आदर्श जगह है, क्योंकि स्टेपी घास भूमियां। ऐसे ही डाउन्स ग्रास लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट द सीप रियरिंग। तो ये आपकी बात बड़ी अच्छी थी विनोद चौहान। और कौन सा लाभ हो सकता है? वेरी थैंक यू गुड सर, दिनेश जी। थैंक यू। हाँ, विनोद चौहान, सम सर अनदर एग्जांपल्स। ये मानसून को भी प्रभावित करता है सर, जैसे हमारा पामीर का बहुत पठार है बहुत सर। दमदार बात, बहुत दमदार बात आपने कर दी। अब इसको एक्सप्लेन करिए। सर जैसे पामीर का पठार है सर, तो ये ऊपर से फ्लैट है सर, तो इसमें थोड़ा ये यहाँ पर क्या है, गर्मियों के टाइम में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, तो ये फिर क्या होता है, ITCZ को ऊपर खींच लेता है सर। बहुत डीप बात की आपने। ठीक है, जो प्लेट्यूज होते हैं ये क्लाइमेट को भी प्रभावित करते हैं, किसी स्थान की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। जैसे पामीर का पठार, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है तिब्बत का पठार। तिब्बतन प्लेट्यू यहाँ पर बोलते तो और एग्जैक्ट हो जाता, है ना, क्योंकि गर्मियों में एक्सेसिव लो प्रेशर पैदा करता है और फिर ये हवाओं को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ITCZ को ब्रेक करने का काम करता है ये। ठीक है, ITCZ को कमजोर करने का काम करता है एक तरह से, लो प्रेशर एक्सट्रीम पैदा करके। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम तिब्बत का पठार पढ़ेंगे तो थोड़ा आइडिया देंगे भी उसके बारे में, कैसे करता है। पुश एंड पुल फैक्टर की तरह काम करता है। ठंडी में पूरा बर्फ जम जाती है, हाई प्रेशर पैदा होता है, तो मानसून को धक्का मारता है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून को, जाओ और तेज जाओ, है ना। और गर्मियों में यहाँ पर लो प्रेशर पैदा हो जाता है ना, तभी ये क्या करता है, खींचने का काम करता है मानसून को अपनी तरफ। तो पुल फैक्टर की तरह भी काम करता है। दूसरा चीज, जब ठंडियों में भूमध्य सागरीय चक्रवात और फारस की खाड़ी से उठे चक्रवात पछुआ पवन विक्षोभ से उठ करके, है ना, इस पर मेरा ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का एक लेक्चर है, मैं ढूंढ कर आज डाल दूंगा, देखे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई रोक नहीं सकता कि वहां से क्वेश्चन किसी वर्ष ना आए। मेंस में, ऑप्शनल में, इंटरव्यू तक पूछा जाने वाला टॉपिक है पूरा इंडिया, क्योंकि दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स और यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन है भारत की। सबसे कठिन क्लाइमेट है भारत का, जो दुनिया में कहीं नहीं होता, भारत में होता है ना। इतना विशेष जलवायु है, और इसीलिए पूरी दुनिया में भारत की जलवायु पर रिसर्च होती है। कोपेन का तो आदर्श कंट्री ही था भारत। दुनिया में अलग अलग जगहों पर जितनी तरह की जलवायु पाई जाती है, 5 तरह की, ABCDE, है ना, भारत अकेले में 5 तरह की जलवायु पाई जाती है एक देश में। कितना मतलब कि भारत की जलवायु को अगर जिसने समझ लिया, पूरी दुनिया की जलवायु उसके लिए हल्की हो जाएगी, है ना। सब एक ही जगह पर है, और इस कारण से बहुत ज्यादा, और वहां पर तिब्बत का पठार एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है, भारतीय मानसून को जो है प्रभावित करता है। जो चक्रवात आते हैं पछुआ पवन विक्षोभ से, वो टकरा करके घूम जाते हैं, वो चीन की तरफ नहीं जा करके घूम जाते हैं इधर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, पंजाब, इन सब जगहों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का कारण बनते हैं। ग्रीष्म काल में यहाँ बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि मॉइस्चर खत्म हो चुका होता है ना, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो बहुत बढ़िया बात बताया। और
सर है क्या? लाइट गई लगता है। डिस्कनेक्ट हो रहा है। स्पीड अभी अच्छी दे रहा है लेकिन बीच में कट जा रहा है। हाँ नीलिमा, जी सर। बताओ क्या लाभ है? जलवायु। अरे हो गया, जो नहीं हुआ उसके बारे में बताओ लाभ में। सर यहाँ से जहाँ जहाँ पे ऊंचे पर्वत है वहां से नदियाँ 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 निकलती है, यानी अपना मार्ग बनाते हुए नदियाँ हाँ, निकलती है। नदियों का उद्गम स्थल, बहुत अच्छा, हाँ सर। बहुत बढ़िया। तुम सब के सब पढ़ने लगे हो क्या? केवल अभी सोनिया जी ने आंसर नहीं दिया। ठीक है। नहीं दिया कोई आंसर। मैंने भी अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है। इसने कौन बोला? ममता जी, अभी आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगला बताइए प्लेटू के फायदा। 6 हो गए, 7वां बताइए। जैसे कि खुद ही तिब्बतन का प्लेटू, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। छोटा नागपुर का पठार, वहां बहुत सारी नदियां निकलती हैं। चलो मैडम चलो। रहने दो, म्यूट कर लो। हाँ बताओ, बताओ भाई, और कोई लाभ है? तो सील ले दोबारा, और क्या रखो, रास्ते नहीं। अच्छा रास्ते में रहने दो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। अरे वाह, पारितोष जी का फिर से स्वागत है समूह में, बहुत लंबी छुट्टी के बाद। कहीं नहीं डबल अप्लाई कर देने पे दोबारा फिर। आज इनसे कुछ नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो अभी हम बता देते हैं, ये जो है नदियों का उद्गम स्थल हो ही गया। बहुत ही प्रमुख पर्यटकों के अभ्यारण्य केंद्र हैं, पर्यटन केंद्र। क्योंकि जलप्रपात वगैरह यहाँ पर देखे जाते हैं पहाड़ों से, जब पठारों पर गिरते हैं झरने तो बड़ा खूबसूरत सा, पठारों से भी नीचे मैदानी क्षेत्र में भी गिरते हैं तो यहाँ पर झरने देखे जाते हैं बड़े ही खूबसूरत से, है ना। तो इस कारण से ये पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी होते हैं। जैसे हुंड्रू जलप्रपात देखने को मिलता है छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में, सुवर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू प्रमुख जो है केंद्र है पर्यटन का। तो ये थे। अच्छा, अब बात करते हैं क्या पठारों के कुछ नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। क्या पठारों में कुछ दिक्कतें भी देखी जाती पठारों के कारण? हाँ, क्योंकि जब प्लेट्यूज, कुछ विशेष प्रकार के प्लेट्यूज जो बहुत ज़्यादा पठारी होते, बहुत चट्टानी होते हैं, कठोर होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर का काफ़ी नीचे पाया जाता है प्लेट्यूज में, वो भी एक दिक्कत है। पेयजल का संकट भी वहाँ पर बना रहता है। जैसे कि दक्कन पठार है और ब्लैक सॉइल का बना हुआ है, काली मिट्टी, और पानी को नीचे नहीं जाने देती, जिस कारण से वहाँ पर ट्यूबवेल इरिगेशन या वेल इरिगेशन अच्छा नहीं है। कठोरता कारण नहर निर्माण भी नहीं हो पाता, तो नहर सिंचाई भी पॉपुलर नहीं है ना, क्योंकि जिगजैग होते हैं, ऊबड़ खाबड़ भूमियाँ हैं और यहाँ पर फिर दिक्कतें होती हैं, ये सब भी है। तीसरी चीज, मिनरल्स पाए जाने के कारण प्लेट्यूज नक्सलवाद से कनेक्टेड जियोग्राफिकल फीचर है। मेंस के क्वेश्चन अभी हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे, इसको भी हम समझेंगे क्या है। भारत की भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना था पठार, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। रूर
कैसे सर? रूर का पठार जो कि जर्मनी में था, वर्साय की संधि में इस पर कब्जा दे दिया गया था फ्रांस को, और एक रेलवे लाइन बिछा करके यहाँ से इसका कोयला उठा ले जा रहे थे, हाई क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोयला। और उस समय कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख संसाधन हुआ करता था। तो जर्मनी के लिए यह एक दर्दनाक बात थी, उसको कमजोर किया जा रहा था। इस कारण से हिटलर ने अपने एजेंडे में रूर की आज़ादी को भी रखा था, ठीक है। और उनसे कब्जा छुड़ाने के लिए उसने युद्ध किए, अटैक किए। ये रूर का पठार विश्व युद्ध का एक कारण था। ऐसे ही जब कहीं पर मिनरल्स रिच रीजन है तो वहां पर इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, उनकी कृषकों की, मजदूरों की कृषकों की जमीनें छीन ली जाती हैं, वहां माइनिंग एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, इसलिए वो अपनी जमीनें वापस लेने के लिए विद्रोह कर बैठते हैं। तो एक तरह से नक्सलवाद का जनन भी इसके कारण होता है, ठीक है। तो यह भी एक कारण देखने को मिल रहा है। बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट भी इसके हैं। पठारों पे जब रेनफॉल होती है ना, और वहां पर जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो विशेष तरह की स्थिति बनती है, जिससे कि डिसीजेस पैदा होती है, कई तरह की बीमारियां भी उद्भित होती हैं। छोटा नागपुर प्लेटू को भारत का रूर कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं पठार कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, ठीक है। पहला, अंतर पर्वतीय पठार। दूसरा, गिरिपदीय पठार। कोई इंग्लिश वाला नहीं है? अनुभव है? यस सर, यस। हाँ, ठीक, ओके। इंटर माउंटेन प्लेट्यू, पीड माउंट प्लेट्यू, ज्वालामुखी पठार। वोल्केनिक। चौथा, डोम शेप्ड प्लेटू, टापू आकार के पठार, या इन्हें कहा जाता है ऊष्म प्रसरित पठार, यानी डोम प्लेट्यू या थर्मल एक्सपैंडेड प्लेट्यू। पांचवा, इरोडेड या रिलिक्ट, अपघर्षित पठार। ये इतने तरह के पठार होते हैं। अब इसमें एक एक पठार और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटर माउंटेन प्लेट्यू, अंतर पर्वतीय पठार। These plateaus are the highest plateaus of the world and formed because of the collision of plates. Mean these are the dissected or tectonic plateaus. Highest plateaus of the world are this type. ये पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पठार होते हैं और इनका उद्भव प्लेट विवर्तनिकी के कारण होता है, यानी कि प्लेटों के आपस में टकराव के कारण इन पठारों का उद्भव
होता है। दो प्लेटें टकराती हैं जैसे इंटर, तो यानी कि ये दो प्लेटें टकराने से फोल्डेड माउंटेन भी बनता है, तो यानी ये फोल्डेड माउंटेन के बीच में पाए जाते हैं। कोई एक माउंटेन की दो रेंजेस हैं, उनके बीच में भी पाए जा सकते हैं, या किसी एक ही पर्वतमाला की दो शाखाएं हैं तो वहां भी पाए जा सकते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल हिमालय, ट्रांस हिमालय ये है, सारी हिमालय काराकोरम रेंज है, और ये है कुन लुन सान। प्लेटें कौन सी थी? इधर एक प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, और इधर यूरेशियन प्लेट, है ना, यूरेशियाई प्लेट। तो इन दोनों प्लेटों के टकराने से इन पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ, और यहाँ पर प्लेट्यू देखने को मिल रहा है आपको, जिसे कहते हैं तिब्बत का पठार, और इधर उसके और आगे बगल में एक और पठार है पामीर का पठार, दोनों ही इंटरमोंटेन प्लेट्यू हैं। तिब्बत का पठार, और ये जो बाउंड्री लाइन है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इधर यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराव से हुआ है। और ये जो बाउंड्री है जो दोनों को अलग करती है ना, ये देख रहे हो शटर जोन है, ये इसका नाम है यारलांग सांगपो शटर जोन which separate the Indo-Australian plate through the Eurasian plate, and this shuttle zone passes through the mid of the Tibetan plateau, and Brahmaputra river originate from the Tibetan plateau Angsi glacier, eastern part of the Chemo-Yungdung glacier, so far known as Yarlang Sangpo river in China. Yarlang Sangpo Gaj also lies in Tibetan plateau. ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, दो पहाड़ हो गए, बीच में पठार हो गया, प्लेटों के टकराने से ये पठार बना है, और इसी बगल में एक पामीर का भी पठार है। तिब्बत के पठार के बारे में हमने बताया था, इसे क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, है ना, संसार की छत। 5500 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा फ्लैट टॉप्ड रीजन है, हाईएस्ट फ्लैट टॉप्ड रीजन, सर्वोच्च समतलोच्च भूमि दुनिया की, संसार की छत कहलाती है। थर्ड बिगेस्ट कंटिन्यूअस ग्लेशिएटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड,
दुनिया की तीसरे नंबर पर एक सतत हिम चादर की पेटी आफ्टर अंटार्कटिका एंड आर्कटिक और अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं। पोलर रीजन दोनों पोल हैं। सो फार इट नोन है द थर्ड पोल, तीसरा ध्रुव भी कहलाता है। इट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ सेवरल रिवर्स, लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ एशिया like Yangtze is the longest river of Asia. Huanghe second longest river of Asia. Mikiang, Xikiang, these rivers are flowing China and flow toward the easterly direction. Some rivers confluence into the South China Sea, some North China Sea, some Yellow Sea, and some in Bay of Bengal, like Brahmaputra River. So far it known as the house of the rivers, नदियों का गृह, ठीक है, नदियों का गृह भी कहलाता है, ठीक है। और ये इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब स्वयंभू मनु जो कि 51वां मनु था समाप्त हो रहा था, जल प्रलय आ गई थी और 52वां मनु शुरू हुआ था। तो 52वां मनु यानी वैवस्वत मनु, तो सत्यव्रत ने यहीं पर जाकर के टिकाया था अपनी, जो मत्स्य अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, प्रथम अवतार मत्स्य अवतार लिया था। ये भी पूछा गया प्रश्न है। मछली का रूप धारण करके जहाज को खींच के लेके आके यहीं टिका दिए थे। तो जो बचे कुचे लोग थे यहीं पर थे जब तक कि प्रलय समाप्त नहीं हो गई, पानी नहीं समाप्त हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ से नीचे उतरे, है ना। तो यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट भी यहीं से देखा जाता है। सर वीडियो आप करिए, आप आ नहीं रहे हैं सर। कोई सुन रहा है? आप है सर। सर आवाज नहीं थी। हाँ, एंडीज की दो शाखाओं के बीच में बोलीविया में एक पठार हमने पढ़ा था, और उसी के नीचे एक और पठार पढ़ा हुआ है ना। लेकिन वो पठार पीडमॉन्ट है नीचे वाला, ये वाला पठार जो है इंटरमोंटेन है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में, जिन्होंने वाली क्लास नहीं लिया था वो वीडियो पड़ा हुआ है, उनको देख लें, पीछे इस पर डिटेल में बताया गया है सब चीजें एंडीज माउंटेन रेंज वाले चैप्टर में।
एंडीज की दो शाखाओं के बीच में ये जो है उपस्थित है अल्टीप्लानो का पठार। ये भी इंटरमाउंटेन प्लेटू, जिसे बोलिवियन प्लेटू भी कहा जाता है। जिसे बोलिविया का पठार भी कहा जाता है। वहीं पर जो नीचे है ग्रैंड चैको, लो लैंड है ये, इसी पठार का जहां नीचे अंत खत्म हो रहा है वहां पर घास भूमि पाई जाती, ग्रास लैंड है, सेमी एरिड ग्रास लैंड है, यूनिक बायोडाइवर्सिटी वाला। इसके नीचे पीडमॉन्ट पठार है, एंडीज का पीडमॉन्ट पठार है, गिरपदी, जहां पर पर्वत खत्म हो वहां पर, यहाँ पर घास पाई जाती है, पंपास है ना। टेम्परेट प्लेटू, पेटागोनिया का पठार, यूपीपीसी से 2019 ने यहाँ क्वेश्चन उठाया था। एंडीज का गिरपदीय पठार, तो समझ में तो आ गया होगा पहला वाला वैरायटी। अभी मैप वर्क करेंगे जब तो उसमें सब चीजें पढ़ लेंगे। अभी आज हम लोगों को केवल कितने तरह के होते हैं पहले इसको समझ लेना है। और आप लोग A4 साइज का, हमने कहा था A4 साइज का आप खरीद लो मैप, नहीं तो हाथ से ही बना लो और उसमें बढ़िया रख कर भर करके, जैसे हम फिगर भरते हैं, और उसको अपनी कॉपी में एक साइड चिपका लो, एक साइड में रिमार्क वाला। मैप वर्क कैसे किया जाता है, मैप वर्क बिना किए कुछ याद नहीं होगा। ज्योग्राफी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मैप वर्क, है ना। ब्लैंक मैप कर रहे सर आप, ब्लैंक जो मैप होते हैं? हाँ, ब्लैंक मैप आते हैं, A4 साइज के ब्लैंक मैप आते हैं, है ना। नीला नीला अंदर पानी बना रहता है, बाकी सफेद सफेद रहता है ना। किसी ने खरीदा था, किसी के पास होगा तो भेज देना। विनोद नहीं, सोनू कश्यप ने इस पर काम किया हुआ है। विनोद जी, आपने भी कभी किया है काम? जी सर। हाँ, तो थोड़ा आइडिया डाल देना इन लोगों को कैसे करा जाता है। हाँ, एक दो मैप डाल दीजिएगा ग्रुप में ताकि हमें पता चल जाएगा। हाँ, मेन ग्रुप में डाल देना और लोग भी देखें, है ना। तो ठीक है। उसमें डाल दो ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे मैप पर करना है। माउंटेन वाला किसी ने बनाया हो अभी जो पीछे क्लास हुई है, तो उसको भी आप डाल दीजिए। उसके बाद आप लोग मैप पर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मेहनत है भाई, सर है मैं ना, ये एक सब भी चीज करना और पड़ेगा। सर मैं एक चीज और बताइए। कहना चाह रही थी सर। जैसे हमारा हिस्ट्री में वैदिक काल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना, और काफी बच्चों ने नोट्स भी अच्छे खासे बना लिए होंगे, तो सर एक इस पूरे पीरियड का आप एक टेस्ट ले लीजिए सर, कुछ रखवा दीजिए ऐसा कुछ। हम एक कुछ प्लान कर रहे हैं, केवल यही नहीं, जो पीछे के जो सब्जेक्ट खत्म हुए हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू टाइप की सीरीज जो है चलाएंगे। पहले प्री होगा, हाँ सर। फिर उसके बाद जो उसमें पास करेंगे उसमें मेंस होगा, और फिर उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, जूम पे इंटरव्यू देंगे जी, बेस्ट रहेगा सर। फिर अवार्ड भी देंगे, फोटो भी लगाएंगे। ठीक है सर, एक हफ्ते टॉपिक, पहले बता दीजिएगा सर। हाँ टॉपिक वाइज इसको मैं प्लान करवाइएगा कर रहा लेकिन हूँ। सर। नहीं, टॉपिक वाइज नहीं, जैसे यूपीएससी का होता है, जो जो पढ़ा चुके हैं वहीं से होगा। हाँ वही मैं कह जो रही जो हूँ, जो पढ़ा आपने चुके हैं वहीं पढ़ा से दिया होगा, है मिक्स होगा। उसमें ज्योग्राफी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा। ज्योग्राफी हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री भी होगा। पॉलिटी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के भी होंगे। तो इस तरह से एक मिक्स आपको फील आना चाहिए। और क्वेश्चन पेपर कहीं से भी यूपीएससी से हल्का नहीं होगा, यूपीएससी से भारी पेपर होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे यूपीएससी पेपर लेता है उससे कठिन पेपर बनाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे पेपर में पास हो गए तो यूपीएससी में तो पास ही हो जाओगे। ठीक है, तो कहीं से भी स्तर नीचा नहीं रखा जाएगा, ना ही कभी रखा जाता है कि नहीं। स्तर ही तो मेन है। पढ़ना जो है बहुत बड़ी बात नहीं, पढ़ने की तो 20 चीजें हैं,
बहुत रिसोर्सेस है, पढ़ डालो। 1 लाख के ऊपर यूट्यूब चैनल होंगे, पढ़ो, है ना। बहुत रिसोर्सेस है पढ़े में, न जाने कितने फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री मटेरियल, दुनिया भर का पोर्टल वीडियो। पढ़ना बहादुरी नहीं है, स्तर पर पढ़ना बहादुरी है कि नहीं। जो पढ़े तो हमारे, कुछ लोग कहते हैं सर बड़ा भारी, थोड़ा सरल पढ़ाया कीजिए, क्योंकि सरल पढ़ाने से हमारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ना बेकार हो जाएगा। और हम कौन सा कठिन पढ़ाते हैं, है कि नहीं। कठिन पढ़ाते हैं क्या हम? कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन ज्योग्राफी बंद करके दीजिए, कोई दूसरा विषय चला दीजिए। 4-5 लोग हमसे कह चुके हैं। ज्योग्राफी से कठिन उनको लगेगा जिनको, जो कभी पढ़ा नहीं है। जैसे मैं अपनी बात बोलूं, मुझे भी कठिन लग रहा है, लेकिन मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो बता रहे हैं अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं उस चीज को हाँ हिंदी जी में। सर, दिनेश जी आप सही जो है कह रहे हैं, क्योंकि सर मैंने भी नहीं पढ़ा है। हाँ, तो नहीं लेकिन पढ़े, हाँ, पढ़ने से तो आएगा ना कब पढ़े सर। नहीं, पढ़ोगे तभी तो आएगा। जी जी और जी। 4-5 दिन अगर आप पढ़ लोगे लगातार, तो फिर ये ज्योग्राफी आपको मजा आने लगेगी। और बिना इसको पढ़े तो बेड़ा भी नहीं पार होगा। यूपी पीसीएस 2019 में 150 में 75 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं। 75 क्वेश्चन ज्योग्राफी प्लस इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जाके देख लो। 50% सारा उसी से 50%, लेके। ठीक है। 10 क्वेश्चन और कर लो तो पूरी निकल गया, है कि नहीं। तो और यूपीएससी में भी ऐसे ही होता है। तो कठिन नहीं है, बात है कि हम आपको घरेलू चीजों से हम आपको ज्योग्राफी समझा देंगे। प्लेट टेक्टोनिक आटे लोई से समझाया हूं, है ना। तो इसलिए जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझो, बस क्लास में रहोगे, जब तक समझ नहीं आएगा। यहाँ पर पढ़ने का यही फायदा है ना, पूछते रहो हम बताते रहेंगे, पूछते रहो हम बताते रहेंगे। तुम पूछते रहो कि मैं तुमको हर बार नए तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। आइडिया की कोई कमी नहीं है, इतने तरीके से समझाऊंगा, इतना फिर लेवल डाउन करके तुम्हारे समझा दूंगा, ठीक है। इमैनुअल कांट की हाइपोथेसिस कपड़ा धोने से समझाया था मैंने। कपड़ा जिस धोते हैं, निरमा डाल करके गोल गोल अच्छा घुमाते हैं उससे। तो अच्छा। मैं हर तरह का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यही तो फायदा है, जब क्लास में आप बैठोगे तो अपने डाउट पूछ सकते हो और चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, अटेंटिव होकर पढ़ते हो, है कि नहीं। बाद में वीडियो सुन करके उतना अच्छा कुछ हो नहीं पाता है ना। नोट्स बन नहीं पाता, बस ये कहने को होता है कि हाँ है। सर नोट्स नहीं बन पाता, लेकिन जब आपकी क्लास दोबारा से देखी जाती ना सर, इतना अच्छा लगता है ना सुनने में, बहुत अच्छा हाँ, तो लगता है दोबारा सुनने से में समझ दोबारा में आ से। जाता है। एक बार हाँ सुने हाँ हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा से सुनते हैं तो सब रिवाइज होने लगता है हमारे दिमाग में, ये हाँ फायदा जी। होता है। हाँ, चलिए बढ़िया है। तो अभी देखिए दिनेश जी 2-3 दिन हुआ, लेकिन अभी धीरे धीरे दिनेश जी का आंसर आना शुरू हुआ है। ऐसे ही होता है, आप कंटिन्यू तो करो कुछ दिन, है कि नहीं। कंटिन्यूटी जीवन में बहुत आवश्यक है, कुछ भी करने के लिए सततता, है ना। ये शक्ति का एक रहस्य है, सफलता का एक मूल मंत्र है। अगला टाइप हमने क्या बताया था, पीडमोंट प्लेटू, गिरपदीय पठार। गिरपदीय पठार, ये ऐसे पठार होते हैं जहां पर कि माउंटेन खत्म हो रहा होता है और ये प्लेन रीजन से उसको कनेक्ट करते हैं। ये माउंटेन जहां खत्म हो जाए वहां पर ये प्लेन रीजन को उससे कनेक्ट करते हैं। पर्वत के अंत बिंदु पर उपस्थित होते हैं, ढाल पर। इन्हें कहते हैं गिरिपदी पठार। गिरि मतलब पहाड़, पदी मतलब पैर, ठीक है। पर्वत के पैर पर जो पठार हो, है ना, वो। जैसे यहां पर हमने बताया पेटागोनिया का पठार, है ना, पेटागोनिया का पठार एंडीज का गिरिपदीय पठार है। ऐसे ही अफ्रीका में अहगार का पठार, अहगार का पठार, ये भी उसी टाइप का है। एटलस का है, एटलस माउंटेन का गिरपदीय पठार अल्जीरिया में अहगार पठार है। अभी मैप वर्क जब करेंगे तो उसमें ये सब चीजें हमको दिखेंगी। मैप वर्क कल होगा, आज नहीं होगा। आज हमें केवल वैरायटी पढ़ना है बस। बड़ा आसान सा था,
ये ऐसे ही ग्रेट बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार रॉकी का है अमेरिका में, ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ कनाडा आल्सो। अगला ज्वालामुखी अपर्दन से जो पठार बनते हैं, उन्होंने कहा कि जब लावा में पानी की मात्रा ज्यादा हो सिलिका की तुलना में, तो लावा क्या है, प्रवाहमान होता है। ज्वालामुखी के मुख से निकलता है। बीस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहता भी है, कोई बहुत स्लो नहीं बहता है। स्टार्ट हो। दोनों साइड लेयर बाय लेयर आकर कैसे जमता चला जाता है, जमता चला जाता है। बेसाल्टिक लावा। तो इस तरह से लावा प्लेट्यू या वोल्केनिक प्लेट्यूज का निर्माण हो जाता है। हाई क्वालिटी की रेगुर सॉइल जिनमें मेटेलिक मिनरल्स की प्रधानता होती है, जो कि कैश क्रॉप प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, इस तरह के पठार बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल दक्कन का पठार, दक्कन का पठार किनके बीच पाया जाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में, साउथ इंडिया में, है ना, दक्षिण भारत में पाया जाता है। इसी तरह से लॉरेंसिया का पठार, लॉरेंसिया कनाडा में, लॉरेंसियन प्लेट्यू, कोलंबियन प्लेट्यू 2018 में यूपी पीसीएस ने पूछा था। कोलंबिया का पठार, ये सब इसी प्रकार के हैं। ब्राजील का पठार एकमात्र ऐसा पठार आवाज नहीं आ रही, अटक गया फिर से। जी सर, ब्राजील का पठार। ब्राजील वाला बता दिया। वही सर बताने जा रहे थे आप। नहीं सर, बताने जा रहे थे आप। ब्राजील का पठार एकमात्र, इतना ही बोला, इसके बाद अटक गया। ब्राजील का पठार एकमात्र का ऐसा पठार है जो कि 3 तरह से बना हुआ है। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ना, वो बना हुआ है डिसेक्टेड टाइप, मतलब कि प्लेट विवर्तनिकी बना हुआ है। अटलांटिक प्लेट्यू जो है, ठीक है, अटलांटिक रेन फॉरेस्ट प्लेट्यू,
और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो डोम शेप्ड है, मिनरल पाए जाते हैं, सोना वगैरह वहाँ पर भरा हुआ है। और जो दक्षिणी भाग है उसे कहते हैं पर्पल लैंड का पठार, ठीक है, जो कि ज्वालामुखी अपर्दन से बना हुआ है। पर्पल लैंड प्लेटू ब्राजील में है, दक्षिणी ब्राजील में है, और यहाँ कहवा और चाय के उत्पादन के लिए अग्रणी है ना। यहाँ पर बड़े बड़े जो बागान पाए जाते हैं उन्हें फजिंडा कहा जाता है, ये भी पूछा गया। 10-10 मील लंबे खेत होते हैं, एक एक ट्रेन जाती है, लाइन से भर भर कर लेके जाती है, जहाज से वहां छिड़काव होता है चीजों का, कंटिन्यूअस बेल्ट होती फजिंडा। फिर अगला वैरायटी क्या है, डोम शेप्ड प्लेट्यू। डोम शेप्ड प्लेट्यूज का निर्माण होता है, ये देखिए जमीन है, नीचे से मैग्मा उठा और ऊपर आकर के जम गया। ठीक, मैग्मा ऊपर आकर, नीचे से उठा, ऊपर आकर के जम गया। लैथो जो तो लैथोलिथ, लैपोलिथ, बैथोलिथ, स्टॉक, डाइक, ये सब, डाइक नहीं, डाइक तो लंबा लंबा होता है, स्टॉक मान लो ये है, जब बैथोलिथ है तो ये जमीन को उतना ऊपर उठा देगा, और इसकी गर्मी जो है उससे गर्मी से एक्सपेंशन भी होता है ना, फैलता भी है। तो इस तरह से जब भाग उठ जाता है उसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंडेड, या टापू आकार का दिखाई देता है, बीच में चारों तरफ मैदान, बीच में ऐसे उठ गया टापू टाइप का, इसे डोम शेप्ड पठार कहते हैं। इसे उद्योगों का वरदान और कृषकों का अभिशाप कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, तो ये अट्रैक्ट करता है माइनिंग सेटलर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के यहाँ खुदाई करके यहाँ से मटेरियल निकलवाना शुरू करते हैं, माइनिंग करके से यहाँ से निकाला जाता है मटेरियल, है ना, और इस कारण से ये पूरी जमीन यहाँ की कब्जे में चली जाती है, कृषकों को इस कारण से समस्या होती है ना। लेकिन उद्योगों के लिए वरदान कहलाते हैं, इस तरह के मिनरल रिच रीजन होते हैं, मिनरल स्टोर ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल रूर का पठार, सेंट्रल मैसिव पठार, ठीक है, ये भी जर्मनी में है। मेसेटा, ये भी सदर्न जर्मनी में है, सब जर्मनी में है। ग्रेट मैक्सिकन प्लेटू, मैक्सिको का पठार, मैक्सिकन प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू, पाट प्लेटू ऑफ रांची, बस्तर का पठार, ये सब इंडिया में है, छत्तीसगढ़ में है, ये रांची में है। क्योंझर प्लेटू उड़ीसा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। मैक्सिकन प्लेटू को मिनरल स्टोर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी चांदी खान वहां पर है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले और कांगो में कटंगा का पठार इस टाइप का है। ऐसे बहुत बड़े मिनरल वाले बेल्ट। अगला कौन सा बचा, लोइस, हवा कहीं से काट के लेके आ रही पर्वतों से फर्टाइल सॉइल और ला करके मैदानी भाग में डिपॉजिट करती जाती है, जहां पर उसकी अपवाह क्षमता खत्म हो जाती है।
तो जब हवा के द्वारा कोई मृदा डिपॉजिट होती है, तो जिस तरह की सॉइल, जिस तरह का पठार उच्च समतलोच्च भूमि का निर्माण होता है, उसे कहते हैं लोइस पठार। जैसे चाइना में हुआंगो नदी यहाँ से होकर के जाती है। ये दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है, पल्स प्रोडक्शन, आइडियल फॉर द पल्स क्रॉप। जैसे कि रेगुर कॉटन के लिए और ये पल्स क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अगली बात आती है रिलिक्ट पठार। ऐसे पठार जो पहले किसी भी तरह से बने हुए हों, लेकिन उनकी कटाई हो गई हो, पूरी तरह से इरोड हो गए हों, है ना। तो जिन तरह के पठारों का निर्माण होता है, कटे फटे खत्म हो गए पठार, उन्हें कहते हैं मृत पठार, अपघर्षित पठार। सर एग्जाम्पल अभी जो आपने बताया सर, ये लॉइस चाइना वाला, ये अब द्रवित का एग्जांपल है। ये निक्षेपण से बना हुआ है। हवा आई, डिपॉजिट कर दी है, उड़ती हुई सनसनाती हुई हवा आ रही है, अपने साथ फाइन सेडिमेंट ला करके यहाँ डिपॉजिट कर रही है। विंड डिपॉजिटेड लैंडफॉर्म है। लेकिन इरोजन, हवा इरोजन करे या नदी इरोजन करे या हिमानी इरोजन करे, उससे जिस प्रकार का पठार बनता है ना, उसे कहते हैं रिलिक्ट प्लेट्यू। जैसे इथियोपिया का पठार, ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका में, इथियोपिया में, है ना, है। मरुस्थल से आने वाली हवाएं इनको काट डालती हैं। ऐसे ही पोटोहर पठार, जहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, पाकिस्तान। इस तरह से हम लोगों ने आज सब प्रकार के पठार पढ़ डाले। कल हम लोग मैप पर करेंगे, ठीक है। और आप लोग मैप वैप अपना लेकर के दुरुस्त रहिएगा, ताकि हम लोग तो साथ सर ही साथ मैप पर करते वर्ड मैप पे करेंगे ना सर? वर्ड वाला, हाँ। जिनके पास नहीं मैप नहीं ले पा रहे हो, बना भी सकते हैं, मैप बना लो, ठीक है। सर A4 साइज का भी छोटा पड़ जाता है, इसलिए तो हम तो बना ही लेते हैं। बना ले तो बढ़िया करते हो, बना लेना, ठीक है। अच्छा बनाओ बस। भेजे भी हैं सर, आपको देख लेना, सुधार करना हो तो ठीक, ग्रुप पे भेजे हैं। ठीक, ठीक। ओके भाई।